बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़हीम महबूब आपसे मुखातब है। आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम ये देखेंगे कि डिफरेंस बिटवीन कंपनी एंड अदर दैन कंपनी। तो ये बड़ा एक कॉमन क्वेश्चन है जो इंटरव्यू में भी किया जाता है, और इसके अलावा अगर कोई भी आप बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो उस टाइम भी आपके ज़हन में क्वेश्चन आ सकता है कि हम पीवीटी कंपनी बनाएं या सिंपल बिज़नेस इंडिविजुअल बना लें या पार्टनरशिप बना लें। तो इसमें कुछ 5 या 6 जो 6-7 डिफरेंसेस हैं, मेजर डिफरेंसेस, जिसकी वजह से जो फाइनेंशियल इम्पैक्ट है और जो डिफरेंट तरह की जो दूसरी ऑब्लिगेशंस हैं वो आ सकती हैं, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। वैसे तो इसके अलावा भी बेशुमार डिफरेंसेस हैं, लेकिन ये 7-8 जो डिफरेंस हम वो डिस्कस करेंगे जो आपने कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले आपको पता हो कि अगर मैं कंपनी बनाऊंगा तो ये मेरे इसके बेनिफिट हैं, ये इसके लॉसेस हैं, और इस तरह की मुझे ऑब्लिगेशन मेरे ऊपर एडिशनल आएगी, और अगर मैं कंपनी नहीं बनाऊंगा तो मेरे ऊपर क्या ऑब्लिगेशन एडिशनल नहीं आ सकती। तो ये बड़ा एक सिंपल सा कॉमन क्वेश्चन है जो मोस्टली इंटरव्यू के अंदर भी पूछा जाता है कि कंपनी और अदर दैन कंपनी में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहला जो डिफरेंस है वो है कि जो रजिस्ट्रेशन है, कोई भी अगर हम कंपनी अपने बनानी है या कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करना है तो हम क्या करते हैं कि उसकी रजिस्ट्रेशन कहाँ पे करवाएंगे। अच्छा, उससे पहले हम एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि अदर दैन कंपनी के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल है। अदर दैन कंपनी में एक तो आता है सैलरी इंडिविजुअल, ठीक है। तो ये तो कोई भी इंडिविजुअल है, सैलरी इंडिविजुअल है, वो अपनी उसको रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। उसके बाद आता है बिजनेस इंडिविजुअल्स, ठीक है। अच्छा, बिजनेस और अदर इंडिविजुअल का मतलब ये है कि एक सिर्फ और सिर्फ प्योर बिजनेस है, और अदर से मुराद है कि आप सैलरी भी ले रहे हैं और पार्शियल बिजनेस भी कर रहे हैं। उसके बाद आता है एओपी, या इसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप, ठीक हो गया। तो ये अदर देन कंपनी जब भी हम बात करेंगे पूरे लेक्चर में, तो ये अदर देन कंपनी का मतलब क्या होगा, ये 3 पार्ट। अच्छा, इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लेक्चर को सारा देखा करें, क्योंकि जब आप फॉरवर्ड करके देखते हैं तो कुछ चीज़ें रह जाती हैं जो बाद में व्हाट्सएप पे भी स्टूडेंट पूछ रहे होते हैं, लोग पूछ रहे हैं, कमेंट्स बॉक्स में मेंशन करते हैं। तो इसलिए मेरी सजेशन ये होती है कि पूरे लेक्चर को देखें, अगर समझ ना आए फिर दोबारा देखें, अगर फिर भी आपको समझ ना आए तो फिर आप क्वेश्चन डिस्कस करें। तो मैं कोशिश करता हूँ कि सबको रिप्लाई भी भेजता हूँ। अच्छा जी, सबसे पहले आता है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन से क्या मुराद है कि हमने कंपनी या अदर देन कंपनी अगर बनाई है या बनाने के लिए सोच रहे हैं तो हम कहाँ पे रजिस्ट्रेशन करेंगे। अगर तो आप कंपनी का मतलब सोच रहे हैं तो हमने सबसे पहले एसईसीपी में रजिस्ट्रेशन करवानी है, उसके बाद हम एफबीआर में करवाएंगे, ठीक है। अब ये सिस्टम थोड़ा सा इस तरीके से, जैसे ही एसईसीपी में रजिस्ट्रेशन होती है तो एनटीएन भी जनरेट हो जाता है साथ ही, तो इसलिए सेम टाइम पे तकरीबन ये दोनों रजिस्ट्रेशन हो सकती हैं। अगर हम अदर देन कंपनी है, यानी कि ये 3 कैटेगरी हैं, इसमें मैं ये डिस्कस करता हूँ कि ये जो सैलरी इंडिविजुअल वाली कैटेगरी है इसको हम नहीं डिस्कस कर रहे, क्योंकि सैलरी इंडिविजुअल का मतलब ये है कि जो सिर्फ सैलरी इंडिविजुअल ले रहा है। जो बिजनेस इंडिविजुअल और एओपी है, तो इन्होंने अगर रजिस्टर्ड करवानी है तो क्या होगा कि एफबीआर में रजिस्ट्रेशन होगी अगर बिजनेस इंडिविजुअल है, ठीक है। और एंड एओपी, यानी कि अगर जो पार्टनरशिप बिजनेस है, मैंने और आपने कोई पार्टनरशिप बिजनेस ओपन करना है, तो हम एक अपनी पार्टनरशिप डीड जो है वो रजिस्ट्रेशन भी करवाएंगे पार्टनरशिप ऑफिस में, ठीक है, जो लोकल ऑफिस होता है। मोस्टली एलटीओ या आरटीओ के करीब ही कहीं ऑफिस होते हैं, तो वहाँ पे भी हम इसको रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। उसके बाद क्या आता है, इनकम टैक्स विद होल्डिंग। जैसे हमने स्टडी किया कि जो स्टूडेंट ऑलरेडी प्रॉपर क्लासेस ले रहे हैं, बड़ी डिटेल में हमने सेक्शन स्टडी किया था 153 कि जब पेमेंट करते हुए जो कंपनी है या अदर देन कंपनी है उसने टैक्स विदाइल करना है। अच्छा, इसमें पॉइंट ये डिस्कस हो रहा है विद होल्डिंग एजेंट। तो अगर फॉर एग्जांपल आपने कंपनी अगर आप बना रहे हैं तो आपने एक सप्लायर से इनवाइस ली 1 लाख रुपए की, तो एज़ पर रूल, अब मैं रूल के ऊपर डिस्कशन नहीं कर रहा क्योंकि ये हम बड़ी डिटेल में स्टडी कर चुके हैं उसमें क्लासेस में, कि एज़ पर रूल 1 लाख के ऊपर फॉर एग्जांपल टैक्स विदहेल्ड करना है 4% और 96,000 आपने नेट पे करना है। तो ये इनवाइस अगर 1 लाख की है तो कंपनी ने फिर भी टैक्स विदहेल्ड करना है, इवन 1 रुपये की भी है तो कंपनी ने टैक्स विदहेल्ड करना है। तो सबसे बड़ा तो डिफरेंस ये आ गया कि कंपनी ने हर ट्रांजैक्शन के ऊपर टैक्स विदहेल्ड करना है अनटिल अनलेस इसके ऊपर एज़ पर रूल, एज़ पर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ये चीज़ एग्जम्प्ट हो, यानी एग्जम्पशन भी हमने स्टडी की है। अच्छा, उसके बाद आता है कि अगर आप अदर देन कंपनी में फॉल कर रहे हैं तो टर्नओवर 100 मिलियन या इससे ज़्यादा होगा तो आप क्या होगा, विद होल्डिंग एजेंट होंगे। अगर टर्नओवर 99 मिलियन है तो 1 लाख की इनवाइस आपने रिसीव की है तो एक ही पे कर देंगे।
अगर वो 100 मिलियन या इससे ग्रेटर देन है तो फिर क्या होगा, फिर हम एप्लीकेबल टैक्स जो है अप्लाई करेंगे। अब इसकी रीज़न क्या है, ये क्यों गवर्नमेंट ने ऐसे किया है? गवर्नमेंट ने ये कहा है कि जी जो लोग कंपनी में रजिस्ट्रेशन करवाएंगे वो वो बाय डिफ़ॉल्ट उनका जो एक्सपोजर है या उनका जो सेटअप होगा वो बड़ा होगा। लेकिन जो चूँकि छोटे बिजनेसमैन हैं उनको अगर हम कह दें जी आप टैक्स विदड्रॉल करें, वो आज बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनके ऊपर डिफरेंट तरह की अगर हम रिक्वायरमेंट लगा दें टैक्स की रूल की, तो हो सकता है कि उन चीज़ों को ना समझ सकें। लेकिन अगर उनका बिज़नेस 100 मिलियन या इससे ऊपर निकलेगा तो इसका मतलब वो एक स्टैब्लिश हो चुका है, उनका एक बिज़नेस का एक सेटअप होगा, उनके ऑफिस होंगे, उनके पास स्टाफ होगा। तो इसलिए गवर्नमेंट ने एक लिमिट के बाद इसके ऊपर टैक्स इंप्लीमेंट किया, उससे पहले टैक्स इंप्लीमेंट नहीं किया। तो जब हम नया बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो हमें तो नहीं पता होता कि हमारे टर्नओवर 100 मिलियन कब होगा। तो अगर आप कंपनी रजिस्टर करवा लेंगे तो आज से ही टैक्स ये सारी ऑब्लिगेशन शुरू होगी। उसके साथ फिर मंथली विद होल्डिंग स्टेटमेंट भी फाइल करनी है, यानी कि टैक्स डिडक्ट करने के बाद जमा भी करवाना है। तो इसके लिए फुल फ्लैज जो एक जॉब है, जो एक टैक्स का जो भी जो टैक्स मैनेजर है या असिस्टेंट मैनेजर या जो भी टैक्स का स्टाफ है वो इसको मैनेज करेगा। उसके बाद अगला पॉइंट आता है सेल टैक्स विद होल्डिंग। सेल टैक्स विद होल्डिंग जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर एप्लीकेबल है, कंपनी के ऊपर, रिगार्डलेस ऑफ द अमाउंट। कोई भी इन्वाइस, जैसे हमने ये डिस्कस किया है, 1 लाख की इन्वाइस लें, 1 रुपये की लें, तो सेल टैक्स भी विदड्रॉल करना है। सेल टैक्स विद होल्डिंग के ऊपर ऑलरेडी हम एक लेक्चर 2-3 देख चुके हैं, उसको लाजमी स्टडी करें कि उसके अंदर हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस की थी कि विद होल्डिंग, सेल टैक्स विद होल्डिंग का क्या मतलब है और किस किस पार्टी ने विदड्रॉल करना है। फिर आता है जी, क्या अदर देन कंपनी में विदड्रॉल करना? नो, इनके ऊपर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, सेल टैक्स विद होल्डिंग की कोई रिक्वायरमेंट अदर देन कंपनी के ऊपर नहीं है, यानी कि इसने विदड्रॉल करना ही नहीं है। अच्छा जी, अब आता है बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एडवांस टैक्स। हर क्वार्टर, जैसे अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने सारे हर क्वार्टर के एंड पे नोटिस रिसीव हो जाता है टैक्स पेयर को कि आप टैक्स जमा करवाएं। तो हर क्वार्टर के एंड पे कंपनी ने अपनी कैलकुलेशन करनी हो, टैक्स जमा करवाना है, कोई लिमिट नहीं है, कोई टर्नओवर की लिमिट नहीं है, चाहे 10 रुपये की भी रेवेन्यू है या 10 मिलियन का है, कैलकुलेशन करने के बाद टैक्स जमा करवाना है, कोई एग्जम्पशन नहीं है। लेकिन अगर आप अदर देन यानी कि एओपी नहीं है और सिर्फ बिजनेस इंडिविजुअल है, तो फिर आपने चेक करना है कि क्या लास्ट ईयर में, लेटेस्ट ईयर में हमारी इनकम थी वो 1 मिलियन या इससे ज़्यादा है, तो फिर हम पे करेंगे, अदरवाइज हमने एडवांस टैक्स क्वार्टरली भी पे नहीं करना। हाँ, कंपनी और एओपी के लिए, अगर कंपनी और एओपी हैं तो फिर कोई लिमिट नहीं है 1 मिलियन की, फिर पे करना है। यानी कि एओपी और कंपनी के लिए रूल सेम है, ईच क्वार्टर में 10 रुपये का भी रेवेन्यू है या 10 मिलियन का है, टैक्स कैलकुलेट करना है और पे करना है। लेकिन अगर बिजनेस इंडिविजुअल है तो फिर क्या कंडीशन अप्लाई हो जाएगी, 1 मिलियन वाली। एडवांस टैक्स के ऊपर भी बेशुमार लेक्चर हमने अपलोड किए हुए हैं, स्टडी भी की हैं, उनको भी लाजमी देखें अगर एडवांस टैक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। फिर आता है जी मिनिमम टैक्स। मिनिमम टैक्स क्या है कि अगर कंपनी है तो उसने तो भाई पे करना ही है। अब मिनिमम टैक्स का रेट डिफरेंट हो सकता है, 1.25 भी हो सकता है, 0.75 भी हो सकता है, 0.25 भी हो सकता है। ये नॉर्मल है, फार्मास्यूटिकल में है, ये डिस्ट्रीब्यूटर में है, होलसेलर में है, पेट्रोलियम में, यानी कि डिफरेंट रेट है, हम इस पर नहीं जा रहे। ये कंपनी है तो जनाब पे करना ही करना है। हमने एक क्राइटेरिया पढ़ा था बड़ी डिटेल में, हाउ टू फाइल एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न ऑफ कंपनी। जो लोग प्रॉपर क्लासेस ले रहे हैं वो आगे जाके वैसे स्टडी करेंगे बड़ी डिटेल में, कि हमने पढ़ा था कि जी अगर कंपनी का एंड पे अगर हमने कंपेयर करना है टैक्स, तो हम क्या करते थे, 17% 1% थी, 29% 1% थी, और मिनिमम टैक्स 1% थी। इनमें से जो मैक्सिमम टैक्स होता था वो हम पे करते थे। ठीक है, तो अगर ये भी लॉस में है, ये भी लॉस में है, तो फिर मैक्सिमम कौन सा हो जाएगा, मिनिमम टैक्स। इवन कंपनी लॉस में भी है तो मिनिमम टैक्स पे करना ही करना है। तो ये तो कंडीशन है जी कंपनी के लिए। अब ये एक नया फाइनेंशियल कॉस्ट आप पे होगा कि इवन ये जो पॉइंट है कैरी फॉरवर्ड लॉसेस में है, इसमें हम ये देखेंगे कि हम इसको कैसे कवर कर सकते हैं। लेकिन भाई अगर लॉस में भी हैं तो भाई साहब हमें पे करना ही करना है। ठीक है, अगर आप अदर देन कंपनी है या एओपी हैं या बिजनेस इंडिविजुअल हैं तो फिर आपके लिए टर्नओवर 10 मिलियन या इससे ज़्यादा होगा तो मिनिमम टैक्स पे करना है। अगर आप इससे नीचे नीचे हैं और लॉस आ गया तो कोई टैक्स पे नहीं करना। सबसे बड़ा ये जो फ़ायदा है वो ये है कि बिज़नेस के स्टार्ट में लॉसेस भी हो सकते हैं, लेकिन अगर आपकी सारी जो थोड़ी बहुत ही बचत है वो टैक्स की फॉर्म में निकल जाएगी, तो इसका मतलब ये है तो वो तो सारी चीज़ें मज़ीद आप लॉस में, कैश फ्लो आपके इम्पैक्ट हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि बिज़नेस इंडिविजुअल या अदर देन कंपनी के लिए ये हमें एग्जम्पशन तकरीबन हमें कुछ बेनिफिट अवेलेबल है। फिर आता है जी एनुअल रिटर्न। ये तो हमने कर लिया कि जी मंथली क्वार्टरली हमने क्या क्या करना है। एनुअल रिटर्न पे आ गए। एनुअल रिटर्न एनुअल रिटर्न में जो कंपनी है उसने एसईसीपी पे भी
हर साल फार्म ए, फार्म 29, ये फार्म 45 एडिशनल रिक्वायरमेंट, फार्म ए, फार्म 29, 45 ये एडिशनल रिक्वायरमेंट्स हैं, ये भी सबमिट करेंगे। ऑडिटेड काउंट्स भी देंगे, एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल करेंगे। अब जब ऑडिटेड काउंट्स अगर हमने लेने हैं तो इसके ऊपर मैं अगर थोड़ी सी एग्जांपल आपको दे देता हूँ कि अगर शेयर कैपिटल लेस देन 1 मिलियन होगा तो फिर तो ऑडिटेड काउंट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर शेयर कैपिटल ग्रेटर देन 1 मिलियन होगा तो फिर हमें चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म से ऑडिट भी करवाना पड़ेगा। उनके एडिशनल चार्जेस होते हैं और उनको हम अलॉन्ग विद अदर फर्म इसको भी हम सबमिट करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों चारों काम करने के लिए आपको, अगर आप में स्किल्स नहीं है तो आपको इंडिपेंडेंट में काम करवाना पड़ेगा और जिसके ऊपर भी आपको कॉस्ट देनी पड़ेगी। तो स्टार्ट में हो सकता है बिज़नेस इतना ज़्यादा ना हो, आप इस सिचुएशन पे ना हो कि आप इस कॉस्ट को बेयर कर सकें, लेकिन हमें ये अंदाज़ा होना चाहिए कि हम कंपनी बनाएंगे या अदर देन कंपनी बनाएंगे तो हमें क्या बेनिफिट है, क्या लॉसेस हैं। अब आते हैं, अगर हम अदर देन कंपनी में आते हैं तो अदर देन कंपनी में इनकम टैक्स रिटर्न तो हमने फाइल करनी है। तो अनऑडिटेड काउंट्स बना के आप खुद ही काउंट बना के रिटर्न के साथ उसकी स्कैन कॉपी अटैच कर दें, तो ये एक बेनिफिट है, इसमें कॉस्ट आपकी बच सकती है। और वही अकाउंट्स हैं जो आप मंथली या क्वार्टरली बनाते हैं वही हमने एनुअल बना देने हैं। तो इसको थोड़ी सी एक्सपर्टीज इसमें भी हैं या थोड़ी सी स्किल्स हैं अकाउंटेंसी की, वो इजीली इन चीज़ों को बना सकता है। अगला पॉइंट आता है जी कैरी फॉरवर्ड लॉसेस। कैरी फॉरवर्ड लॉसेस में कंपनी के केस में तो लॉस जो है वो उसके ऊपर जो 5 साल के लिए हम उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। अब लॉसेस का मतलब क्या है, जैसे हमने ये एग्जांपल देखी थी कि 29%, 17% और 1.25% जो मिनिमम है। फॉर एग्जांपल हम, हमारा लॉस है, यहाँ पे भी लॉस है, यहाँ पे भी लॉस है और ये मिनिमम हमने देना ही देना है। तो हमने लेट्स से टैक्स पे कर दिया 1 लाख, ठीक है। तो अब ये 1 लाख 5 सालों के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अब अगले साल फॉर एग्जांपल हमारा ये प्रॉफिट आता है, यहाँ पे प्रॉफिट आ जाता है, मतलब हमारा टैक्स बनता है 2 लाख। तो हम क्या करेंगे, इस 2 लाख में से जो पिछले साल का मिनिमम टैक्स कैरी फॉरवर्ड है उसको माइनस कर देंगे और 1 लाख पे कर देंगे। मतलब ये है, गवर्नमेंट ने ये रूल बनाया है कि इवन अगर आप लॉस में हैं तो मुझे आज की डेट में आप मिनिमम टैक्स लाजमी दें, लेकिन फ्यूचर में जब आप प्रॉफिट पे आएंगे तो मैं इस चीज़ का क्रेडिट आपको प्रॉफिट के अगेंस्ट एडजस्ट करूँगा। यानी कि रूल है कि आप प्रॉफिट के अगेंस्ट उसको एडजस्ट कर लें। तो ये अगर इस साल में कोई आपने टैक्स पे किया है तो आप उसको 5 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो ये कंपनी के केस में सिचुएशन अवेलेबल है। हाँ, लेकिन अदर देन कंपनी के केस में अगर इवन आप लॉस में हैं तो चूँकि अगर आप लेस देन 1 मिलियन वाली कैटेगरी में हैं फिर तो आपने टैक्स देना ही नहीं है। ग्रेटर देन 1 मिलियन की कैटेगरी में है तो मिनिमम टैक्स देंगे, लेकिन वो मिनिमम टैक्स कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। तो ये कुछ 7-8 जो डिफरेंसेस थे। इसके अलावा छोटी छोटी और भी काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन फाइनेंशियली ये जो चीज़ें हैं ये ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। इनको स्टडी लाजमी करें, और अगर किसी भी जगह आप इंटरव्यू पे जाते हैं या कम आप नया बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं या आप कर रहे हैं कंपनी या अदर देन कंपनी के केस में, वो सोच रहे हैं कि आप इसको कन्वर्ट कर लें, तो ये मेरे ख्याल में लेक्चर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। यहाँ से आप काफ़ी चीज़ें ड्राइव कर सकते हैं, देख सकते हैं कि हमारे लिए क्या बेनिफिट है और क्या हमारा डिसएडवांटेज है। ये बड़े कॉमन सी चीज़ें हैं, बड़े कॉमन से क्वेश्चन हैं, ये बेसिक चीज़ें जो हम मोस्टली अपनी रूटीन की जो जो भी चीज़ें हैं उसमें हम कर रहे होते हैं, लेकिन कभी इतना इन डेप्थ हम नहीं सोचते कि जो हम कंपनी का काम कर रहे हैं या अदर देन कंपनी का काम कर रहे हैं तो इसमें क्या बेनिफिट है, क्या लॉसेज हैं, क्या डिसएडवांटेज है। तो इसको स्टडी करें। कोई इसके अलावा आप समझते हैं, कोई आपके जहन में कोई इस तरह का लॉजिक और है जो मैं यहाँ पे मिस कर रहा हूँ, तो आप कमेंट्स बॉक्स में मेंशन करें, हम उसको ओपनली डिस्कस करते हैं ताकि हम टुगेदर उस चीज़ को सीख सकें और जो दूसरे लोग हैं वो भी फ़ायदा हासिल कर सकें। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।